हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, पूरी फैमिली अच्छी होगी और मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। हम लोग अभी भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल में आज वन एवं वन प्राणी संसाधन खत्म होने वाला है। गर्मी की छुट्टी से पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि संसाधन चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। ठीक है ना? अगर गर्मी की छुट्टी से पहले संसाधन चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। कारण क्योंकि प्यारे बच्चों, संसाधन चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। भूगोल का आधा सिलेबस होता है अपने आप में, और ऐसे में ये पूरा खत्म हो जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? और हम लोग जैसा सोचे थे वैसा हो जाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग गर्मी की छुट्टी से पहले ना ये खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? चलिए, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, आज की इस क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज की इस क्लास को हम एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकें। हाँ, ठीक है ना? सभी बच्चे फ्रेश होकर के एकदम पूरी माइंड फ्रेश के साथ यहाँ पे जुड़िएगा ताकि आज जब हम आप लोगों को पढ़ाएं तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ये हमें अच्छे तरीके से पता हो। ठीक है ना? तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए। और आज शाम में भी एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर। भाई फिजिक्स के पहले नंबर चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर हम शाम में आप लोगों को शुरू करवाएंगे, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि आज की इस क्लास को हम शुरू कर सके एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना? हाँ चलो बाबू। याद नहीं होता है? अच्छा, काहे नहीं याद होता है भाई? काहे नहीं याद होता है? ठीक है ना? तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हम आप लोगों को वन्य प्राणी संसाधन के बारे में बता रहे थे और वन संसाधन के बारे में, यही बताए थे ना? वन संसाधन और वन्य प्राणी संसाधन के बारे में हम आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे, जिसमें हम आप लोगों को सबसे पहले तो वन के प्रकार बताए थे। ठीक है ना? अगर अच्छा आप लोगों से चलिए कुछ पूछते हैं, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन्य कितने प्रकार के होते हैं? बताओ तो आप लोग बाबू, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन्य कितने प्रकार के होते हैं, जरा बताइए। वृक्षों के घनत्व के आधार पर बताओ तो जल्दी से। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन आपको बताए थे 5 प्रकार के होते हैं। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन जो है वो 5 प्रकार के कौन कौन होता है बाबू? सबसे पहला बताए थे अत्यंत सघन वन, दूसरा बताए थे सघन वन, तीसरा बताए थे खुले वन, चौथा बताए थे झाड़ियां एवं अन्य वन, और पांचवा बताए थे मैंग्रोव वन। तो ये 5 प्रकार के वन बताए थे हम आपको वृक्षों के घनत्व के आधार पर। और फिर उसके बाद प्रशासकीय दृष्टि से वन बताए थे आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे बिहार में वन संपदा की स्थिति, कि बिहार में वन जो है वो किस हाल में है, जिसमें हम आपको बताए थे कि बिहार में वन बहुत कम है। आप लोगों को हम कुछ परसेंटेज बताए थे कि बिहार में सिर्फ इतना प्रतिशत ही वन है। तो बच्चे बता सकते हैं कि कितना परसेंट वन बताए थे, कितना प्रतिशत वन बताए थे बिहार में? बिहार में कुल कितना प्रतिशत वन है आप लोग बताइए तो। बिहार में कुल कितना प्रतिशत वन है, जल्दी से बताओ। बिहार में कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 7%, एग्जैक्ट बोले तो 7.1। ठीक है ना? ये सब कुछ बताए थे। अच्छा, अब आप लोग हमें ये बताइए कि भारत में या फिर किसी भी देश में कम से कम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? बताओ बाबू, भारत या किसी भी देश में कम से कम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। यही सब तो है रिवीजन का पार्ट, अगर आप लोग बता देते हैं तो समझेंगे कि रिवीजन अच्छा किए हैं। ठीक है ना? बताइए तो, भारत या किसी भी देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना ज्यादा वन होना चाहिए? 33%, एकदम बहुत बढ़िया, 33% वन होना चाहिए। अच्छा, आप लोग हमें ये बताइए कि वन के मामले में भारत दुनिया में कौन से नंबर पे है? बताओ बाबू, वन के मामले में भारत दुनिया में कौन से नंबर पे है? कितना नंबर पे है भारत वन विस्तार के मामले में? वन विस्तार के मामले में भारत जो है वो कितना नंबर पे है? ये होता है बात, समझ गए ना? कि भाई जो कुछ भी पूछे बस बताते जाइए बताते जाइए, मतलब असली रिवीजन आप लोग अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 10वां नंबर पे है। और पहला नंबर पे कौन सा देश है? रूस, रसिया। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। वन विनाश के कारक बताए थे पिछली क्लास में कि वन आखिर क्यों विनाश हो रहे हैं। मानव अपनी लोभ लिप्सा के कारण लगातार वन का ह्रास करते जा रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, रेलवे लाइन सड़क का जाल बिछरा उसके कारण वन का विनाश हो रहा है। ठीक है ना? कृषि का भूमि विस्तार हो रहा है, उद्योग धंधे खुल रहे हैं, इन सब चीजों के कारण वन का ये क्या हो रहा है? वन का विनाश हो रहा है। अच्छा, कल हम आपको एक बताए थे कि वन का उपयोग कैंसर जैसी खतरनाक चीजों में भी किया जाता है। अगर बात करें कैंसर का तो एक
पौधा है जिसका उपयोग कैंसर में होता है, उस पौधा का नाम बताओ बाबू। एक पौधा है जिसका उपयोग कैंसर में होता है, उस पौधा का नाम क्या है? बताओ तो जल्दी से। एक पौधा है जिसका उपयोग कैंसर में होता है, टैक्सोल है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टैक्सोल, ठीक है ना, टैक्सोल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? फिर उसके बाद हम आपको बताए थे वन विनाश, ये वन्य जीव के विनाश के कारक, किस तरीके से लोग वन्य जीव को विनाश कर रहे हैं। अगर वन विनाश होगा तो जाहिर सी बात है कि वन्य जीव का भी विनाश होगा, वन्य जीव का लोग मार करके उसको ये भी करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि वन्य का अगर ह्रास हो जाए, ठीक है ना, या फिर वन्य जीव का ह्रास हो जाए तो उससे क्या क्या प्रदूषण जनित समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है ना, प्रदूषण जनित समस्या कौन कौन सा उत्पन्न हो सकता है उसके बारे में ना आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज पहले हम लोग ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाएंगे, जरा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट करें। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या क्या है? तो लिखेंगे हम लोग कि वन्य जीवों के ह्रास में वनों की कटाई के बाद प्रदूषण दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, वन्य जीवों के ह्रास में, यानी कहने का मतलब कि वन को काटने के बाद तो वन्य जीव का ह्रास होता ही है। समझिएगा जरा ध्यान से, जब हम समझाना शुरू करें पूरा फोकस एकदम हमारी आंखों में होना चाहिए, आंखें में आंखें डाल करके ना चीजों को समझा जाता है, जिसको बोलते हैं आई कांटेक्ट। समझिएगा, अगर आप शिक्षक के साथ आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप टीचर के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आंख में आंख डाल करके अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। तो एकदम आपका आंख ना हमारी आंखों पे होना चाहिए, ठीक है। जरा इस बात को गौर से देखिएगा। हम कह रहे हैं कि वन की कटाई से वन्य जीव तो खत्म हो ही रहा है। आपको कल बताए कि वन्य जीव धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो भी धीरे 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 करके समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है प्रदूषण, ठीक है ना। आखिर वन्य जीव सिर्फ वन की कटाई से ही खत्म नहीं हो रहे हैं, वन्य जीव जो है वो सिर्फ वन को काटने से ही विलुप्त नहीं हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण से केवल वन्य जीव को ही नुकसान नहीं होता है, प्रदूषण से हम लोगों को भी भारी भरकम नुकसान होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण से केवल वन्य जीवों को नुकसान नहीं होता है, हम लोगों को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, अम्ल वर्षा, वायु प्रदूषण, रेडियो धार्मिक प्रदूषण, ठीक है ना। जितने भी प्रकार के प्रदूषण है सबसे हम लोगों को भी दिक्कत है, जो वन में रहने वाले जीव है उनको भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको खत्म करना चाहिए। चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, मिट्टी प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, रेडियो धार्मिक प्रदूषण हो, अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रदूषण से जीवों का काल, प्रजनन शक्ति, आवास, भोजन आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका ह्रास हो रहा है। यानी कि जब प्रदूषण होता है तो जीवों का जनन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे कि उनकी अगली प्रजाति का विस्तार नहीं हो पाता है। अगर अम्ल वर्षा हो जाए तो समझिए कि कितना खतरनाक होता है। अम्ल वर्षा बहुत खतरनाक होता है, समझिए कि सीधे 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 ऊपर से एसिड गिर रहा है, तो उसके कारण भी बड़ा दिक्कत होता है, भोजन का, उसके आवास का। तो इन सब कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ वन से ही वन्य जीवों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रदूषण के कारण भी वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। हाँ, एसिड रेन मींस क्या होता है सर? देखो बाबू, बरसात का पानी जब ऊपर आसमान से गिरता है, एसिड रेन बोले तो अम्ल वर्षा, ठीक है ना। जब अम्ल वर्षा ऊपर से गिरता है मतलब बारिश ही होता है, लेकिन बारिश के पानी का पीएच मान अगर 5.5 तक आ जाए या फिर उससे नीचे आ जाए तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। ये हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ये यहाँ का पार्ट नहीं है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है कि अम्ल वर्षा क्या है। तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे कि जब बरसात का जो जल है उसका पीएच मान 5.5 या 5.4 होता है, अगर उससे नीचे आ जाए तब हम उसको क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कि वो बारिश नहीं हो रहा है, पानी का बारिश नहीं हो रहा है, अम्ल का बारिश हो रहा है, ठीक है ना। वो सब क्या ये, हाँ, और ये कैसे होता है? अम्ल वर्षा कैसे होता है? बहुत ज्यादा प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा प्रदूषण हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 5.6 होता है, हाँ, अप्रोक्स वही होता है 5.6 का, 7.5 तो कभी होगा नहीं। आप लोगों को हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे पीएच वैल्यू, जिसमें बताएंगे कि 1 से लेकर के 7 तक अम्ल होता है, 7 वाला बिलियन उदासीन होता है, और 7 से 14 वाला बिलियन जो होता है वो क्षारीय होता है। जो बिलियन 1 से जितना नजदीक होता है वो उतना ज्यादा अम्लीय होता है, जो 1 से जितना ज्यादा दूर होता है वो उतना ज्यादा क्षारीय होता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये सब हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। अम्ल, क्षार और लवण वाला जो चैप्टर है ना, उसमें ये सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग समझ गए। अब जरा समझिएगा रेड डाटा बुक क्या है। अगला नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है रेड डाटा बुक। अभी इसको मत पढ़िएगा, ये सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो धीरे 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 विलुप्त होते जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। कुछ का नाम बता सकते हैं आप लोग? उसका नाम बता सकते हैं जो धीरे 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 विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं? बताओ तो बाबू।
जल्दी से बताइए। विलुप्त होने के कगार पर कुछ जीव जंतु जो है वो पहुंच रहे हैं, उसका नाम आप लोग हमें बता सकते हैं? डोडो, चिड़िया, पक्षी? कौन सा पक्षी? पक्षी में तो देखो बाबू, सिंपल सा बात बताते हैं। गिद्ध चील पहले बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता था, गिद्ध और चील। लेकिन अब जो है वो गिद्ध और चील देखने के लिए नहीं मिलता है। गिद्ध और चील पहले देखने के लिए बहुत मिलता था, लेकिन अब गिद्ध और चील जो है वो देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है ना? आप गोरैया एक पक्षी देखते होंगे, ठीक है ना, एक गोरैया पक्षी देखते होंगे, वो पक्षी अब आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। देखिए ना, हम फोटो कुछ का रखे हुए हैं, शायद आपको दिखाई पड़े। गिद्ध चील हो जाता है, गोरैया पक्षी हो जाता है। देखिए, ये हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षी। ये वाला पक्षी को देखे हैं? ये गोरैया पक्षी जो है ना, ये पहले बहुत दिखाई पड़ता था, लेकिन अब बहुत कम दिखाई पड़ता है। और कितना प्यारा पक्षी है भाई, आप अगर देखोगे ना मन खुश हो जाएगा। देखिए ना कितना प्यारा पक्षी है ये, हैं? पहले देखते थे ना पूरा एकदम फुदकते रहता था जहां तहां, लेकिन अब तो ये पक्षी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इसका लोग शिकार करना शुरू कर दिए। ठीक है ना, गोरैया इसको बोलते थे। तो देख रहे हैं आप लोग, नीलगाय हो गया, नीलगाय को भी लोग मारना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे नीलगाय भी विलुप्त होने के कगार पे पहुंच ही रहा है। गिद्ध और चील, पहले अगर कोई जानवर मर जाता था तो कई कोस दूर से गिद्ध और चील उड़ करके आ जाता था, लेकिन अब गिद्ध और चील दिखाई नहीं पड़ता है, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। ठीक है ना? ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। आप लोगों को परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि 10 ऐसे पशु पक्षी का नाम लिखें जो कि विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ठीक है ना? तो वैसे में बहुत सारा है, जैसे क्या हो गया, चित्तल हो गया, कृष्ण मृग हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ये सब। जैसे देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? कृष्ण मृग है। ये क्या है? कस्तूरी मृग है। यही कस्तूरी मृग है, जरा देखिए इसको ध्यान से। यही कस्तूरी मृग है बाबू, जिसको राम जी पकड़ने गए थे सीता जी के कहने पर। आप लोग जानते होंगे भी, चलिए इसको बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है ना? यही कस्तूरी मृग है जिसको पकड़ने के लिए राम जी गए थे और इधर सीता जी का हरण हो गया था। देख लीजिए, यही कस्तूरी मृग है। ठीक है ना? ये कस्तूरी मृग है जिसको पकड़ने के लिए कौन गए थे? राम जी गए थे और सीता जी का हरण हो गया था। मारीच जो था वो नकली हिरण का भेष बना करके आया था, और सीता जी जब इस हिरण की सुंदरता को देखे तो बोले कि हमको हिरण चाहिए। राम जी मना किए, लेकिन नहीं माने, तो राम जी चल गए शिकार पर, इधर रावण आया और सीता जी का हरण कर लिया। वही कस्तूरी मृग है। अब ये धीरे 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 ना विलुप्त होने के कगार पे पहुंच रहा है। सिर्फ आपको चिड़ियाघर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? कभी आप लोग पटना के चिड़ियाघर आइए तो वहां पे आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच रहे हैं। ठीक है ना? चित्तल हो गया, कृष्ण मृग हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, भेड़िया हो गया, नीलगाय हो गया, बारहसिंघा हो गया, चीता हो गया, गैंडा हो गया, गिद्ध हो गया, सिंह हो गया, पक्षियों में हंसवार हो गया, हवासील हो गया, सारंग, श्वेत सारस। ये पहले श्वेत सारस चलता था, अब श्वेत सारस तो देखने के लिए भी नहीं मिलता है। बुस्सर बगुला हो गया। ठीक है ना? ये शायद बुस्सर बगुला ही है, या फिर श्वेत सारस तो नहीं है, बुस्सर बगुला ही है। उसके अलावा पर्वतीय बटेर हो गया, मोर हो गया, लाल सांगा हो गया, ये सब देखने के लिए मिलता है। हम बात करते हैं किसका? मोर का। मोर कितना प्यारा चीज है। मोर का पंख हम लोग बाजार से जाकर के खरीदते हैं, लेकिन मोर जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे पहुंच रहा है। ठीक है ना? मोर अब आपको सिर्फ चिड़ियाघर में ही देखने के लिए मिलेगा, इधर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना? डायनासोर, हे भगवान, डायनासोर आएगा तो पृथ्वी पर आदमी रहेगा जी। डायनासोर विलुप्त हुआ तब मानव जाति आया, समझ गए ना? डायनासोर अगर रहता तब तो मतलब अभी भी पृथ्वी पर कोई मानव नहीं रहता। इतना खतरनाक जीव था डायनासोर। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से बहुत, ये तो हम 10 का नाम लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन कराए कि 10 का नाम, लेकिन बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी, जैसे हम ही लोग की तरफ देखिए ना, ये गोरैया देखने के लिए नहीं मिलता है। मैना, पहले हम लोग की तरफ चलता था मैना। मैना देखने के लिए मिलता है जल्दी? अब नहीं मिलता है। मैना भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। पहले मैना भी देखने के लिए बहुत मिलता था, है, लेकिन अब मैना देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब धीरे 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 करके ना लोग विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, क्योंकि इसको संरक्षण नहीं मिल रहा है। बंगाल टाइगर ये सब भी हो गया, बट ठीक है ना, बंगाल टाइगर हो गया, पाइथन हो गया, अरे बाप रे बाप, पाइथन। और कुछ और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, हम तो बोल तो दिए कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि खतरनाक हैं, ये सॉरी जो कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए, चाहे वो खतरनाक रहे चाहे न रहे। ठीक है ना? गोरैया तो बता ही दी हम आप लोगों को, गोरैया रोज देखते हैं सर। हम क्या बोल रहे हैं? विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। पहले ना झुंड के झुंड आता था, अगर छत पे आप गेहूं पसार दीजिए, छत पे आप लोग कुछ सूखने के लिए डाल दीजिए, गोरैया आता था और चुन चान के लेकर के चला जाता था। ठीक है ना? पहले होता था, हम लोग खुद बचपन में जब मम्मी गेहूं सुखाती थी छत पे, तो गेहूं पसार दी छत पे, बोलती थी कि यहीं पर बैठ करके इसको अगोरो। ठीक है ना? इसमें कि कोई मतलब मैना उना ना आ जाए, कोई खा पी ना जाए। और वहां पर देखते थे कि गोरैया झुंड के झुंड आता था और फुदकता था। लेकिन अब तो है कि देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है ना? अब आप छत पे गेहूं पसार के निश्चिंत हो जाइए, कोई आपको देखने के लिए भी नहीं आएगा। अब तो यही हो रहा है।
ठीक है ना बाबू? हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो कि अब विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना? बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब तो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि आप लोग के मन में एक चीज आ रहा है कि सर आखिर ये सब पक्षी जब विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? ये सब पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पे अगर पहुंच गया है तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? तो ध्यान रखिएगा, सरकार एक बुक तैयार कर ली है कि कौन सा पक्षी विलुप्त होने के कगार पे है, कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है। तो ये सब का रिकॉर्ड रखने के लिए सरकार एक बुक तैयार करती है जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। क्या बोलते हैं बाबू? रेड डेटा बुक बोलते हैं, ठीक है ना? समझिएगा, क्या बोलते हैं? रेड डेटा बुक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये 12th क्लास में भी पूछा जाता है, रेड डेटा बुक। हमको याद है ये 10वीं क्लास में तो पढ़ना ही है। इस बार के एग्जाम में इंटर के बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना? इंटर में बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा था कि रेड डाटा बुक क्या है। समझिए, 10th वाला चीज है, 12th में जाकर के पूछा था। हालांकि 12th में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है, 12th में भी पढ़ना है। 12th के एग्जाम में भी इस बार आया था कि रेड डाटा बुक क्या है। तो बाबू लाल डेटा बुक नहीं भाई, आप लोग तो हिंदी एकदम निकाल देते हैं, गजब, ठीक है ना? लाल डेटा बुक, लाल डेटा किताब बोल दीजिए, बुक काहे बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो देखो बाबू, पृथ्वी पर जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनकी रिकॉर्ड रखती है, ठीक है ना? पशु पक्षी और जीव जंतुओं का, याद रखिएगा, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का रिकॉर्ड, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, उसे ही क्या कहते हैं? रेड डेटा बुक कहते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है IUCN। इसको जारी कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, ठीक है ना? यहां पर आप लोगों को हम सब कुछ बताएंगे। IUCN जो है ना, इसको जारी करता है, इसे जारी करता है, ठीक है ना? तो याद रखना, यहां पे क्या कह रहा है कि रेड डेटा बुक क्या है? तो लिखेंगे कि पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं के संख्या का रिकॉर्ड रखने की जो सूची बनाई जाती है उसे ही रेड डेटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN जारी करता है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय भारत में नहीं है, इसका मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस कहां है? स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। रेड डाटा बुक में सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। ये जो रेड डेटा बुक है, देखो बाबू, रेड डेटा बुक, रेड मतलब लाल, लाल किसका सिग्नल होता है? खतरा का। लाल किसका सिग्नल होता है? खतरा का। कहने का मतलब कि अगर रेड डेटा बुक में अगर नाम आ गया तो समझिए कि उस पशु पक्षी जीव जंतु पर खतरा है, ठीक है ना? उस पशु पक्षी जीव जंतु पर क्या है? खतरा है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा रेड डेटा बुक, ठीक है ना? तो रेड डेटा बुक, ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराता है। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को सर्वमान्य रूप से चिन्हित किया जाता है, यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजाति है, जो कि धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है, उसको चिन्हित करके रखा जाता है, फिर उसको बचाव के उपाय किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना और उनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम करना। यानी कि रेड डेटा बुक इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयार किया जाता है ताकि पहचान कर लें कि कौन सा जीव जो है वो विलुप्त होने के कगार पे आ गया है, और अगर पहचान हो जाए तो उसका संरक्षण करें, उसका बचाव करें। जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है ना, उसको किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, इसलिए ये रेड डेटा बुक तैयार किया जाता है। कंप्लीट हुआ? बताओ बाबू, यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया? दुल्हन का लहंगा लाल रंग का होता है। जो दुल्हन होती है नई नवेली, उसका लहंगा लाल रंग का होता है। लाल रंग का ही क्यों होता है ज्यादातर, ये अब आप लोग यहां से समझ सकते हैं। खतरे का निशान है, ठीक है ना? खतरे का निशान है दुल्हन का लाल रंग, ये लाल लहंगा। तो लड़कियां लोग कहीं रंग ना बदल ले अपना, ठीक है ना? कि भाई अब लाल नहीं रखेंगे, लाल से मतलब खतरा हो गया है, ग्रीन रखेंगे कि चलो एकदम हरी झंडी है, ठीक है? चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया ना? चलिए, अब प्यारे बच्चे हम आप लोगों को कुछ बताते हैं, ठीक है ना? अब हम आप लोगों को कुछ बताते हैं और जरा ना इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखो बाबू, अब अगला जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं वो है कि बहुत सारी जाति, ये पशु पक्षियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। बहुत सारे पशु पक्षियों को अलग अलग तरह के पशु पक्षियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे एक होता है सामान्य जाति, एक कैटेगरी है क्या? एक कैटेगरी है सामान्य जाति,
ठीक है ना। एक कैटेगरी है सामान्य जाति, इसमें वैसे जीव जंतु आते हैं जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। देखिए सामान्य कहने का मतलब हो गया नॉर्मल, यानी कि ऐसे पशु पक्षी जो नॉर्मल है, मतलब न विलुप्त होने के कगार पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, या फिर अच्छे स्थिति में उनकी संख्या है, तो वैसे जीव जंतुओं को ना कहां रखा जाता है, नॉर्मल यानी कि सामान्य जाति में रखा जाता है, ठीक है ना, सामान्य जाति में। अरे बाप रे बाप, एक लड़की जो है वो बोल रही है कि सर आप भी तो लाल शर्ट पहनते हैं, तो आप भी तो खतरा हो सकते हैं, हैं? अरे हम तो इसलिए बोल दिए कि आए दिन जो बड़ा खबर सुनते हैं ना, कभी ड्राम वाला खबर सुन लेते हैं, कभी पहाड़ पर से ढकेलने वाला खबर सुन लेते हैं, तो सब थोड़ा सतर्क हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ से सिग्नल मिल सकता है, कहाँ कहाँ से सिग्नल मिल सकता है। जब खतरा का सिग्नल मिल रहा हो तो ट्रैफिक पे रुक जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और हमारी बातों का कोई तकलीफ ना मानिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हम इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चे कम से कम मुस्कुरा दें, ठीक है ना, और बच्चे कम से कम हंसे, और हमारा कोई गलत पर्पस नहीं होता है। सब लोग हमारे भाई बहन के जैसे हैं, तो बस आप लोगों को हंसी बनाने के लिए, आप लोगों को हंसी आ जाए, खेल खेल में हम लोग पढ़ाई कर लें, इसलिए हम ये सब टॉपिक बीच बीच में बोल देते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा प्रसन्न रहें, ठीक है। हाँ, तो हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हैं सर, मम्मी बोल रही हैं कि किताब से नहीं पढ़ाते हैं क्या? भाई किताब आपके पास होगा, किताब आपके पास होगा, जाके देखिए किताब में ये सब है कि नहीं है, ठीक है ना। किताब आपके पास है ना, आप किताब लेकर कैसे रीडिंग देंगे तब कहिएगा कि किताब से पढ़ा रहे हैं। किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना मोटा किताब है, अब एक एक लाइन को हम पढ़ाएंगे तब ना। जो चीज उसमें इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमें पढ़ाया जाना चाहिए, किताब का परिभाषा इतना छोटा, हम इतना छोटा में लिखवा दिए, तो है सब कुछ किताबें वाला, किताब से अलग कुछ नहीं है। अगर किताब से अलग पढ़ाते ना तो टॉपर्स नहीं देते, ये बात समझ लीजिएगा। तो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं सब किताब से ही पढ़ा रहे हैं, तो हम किताब हमारे अगल बगल में रखा रहता है। अगर आपको लग रहा हो कि सर किताबा कहाँ है, आपको देखिए हम किताबा दिखा देते हैं कि किताबा कहाँ है, देख लीजिए। ये किताब ना हम पढ़ाने से पहले प्रत्येक दिन देख लेते हैं, यही किताब ना है भूगोल का, है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये किताब हमारे पास रखा हुआ रहता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर देख लीजिए सब कुछ किताब में है कि नहीं है, पेज नंबर 49 खोलिएगा तो आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी जो हम आप लोगों को पढ़ाए ये प्रदूषित जनित समस्या, ये सब हम आपको पढ़ाए रेड डेटा बुक। देखिए अभी जो हम आपको रेड डेटा बुक पढ़ा रहे थे, अभी जो हम आपको रेड डेटा बुक पढ़ा रहे थे वो पेज नंबर 55 में आपको मिल जाएगा। अभी जो हम रेड डेटा बुक पढ़ाए ना वो पेज नंबर 55 में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड डेटा बुक क्या है, सब कुछ वही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? तो सब कुछ वही है, कोई अलग नहीं है, बस आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, किताब से अलग हम बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, जो किताब में है वही सब कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सामान्य जाति बता दिए, इसमें वैसे जीव आते हैं जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए क्या है, सामान्य है। जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है वो क्या हो गया, सामान्य जाति। दूसरा होता है संकटग्रस्त जातियां, दूसरा क्या होता है, संकटग्रस्त जाति। इसमें वैसे जीव जंतु आते हैं जिसके लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त भाई जैसे बोलते हैं ना कि हम संकट में हैं, यानी कि संकट कहने का मतलब कि हमारे ऊपर खतरा है, वैसे ही कुछ जीव जंतु ऐसे हैं, कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जिन पर कि संकट मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, तो वो विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। मच्छर कब विलुप्त होगा सर, भाई वो विलुप्त हो जाए ना तब तो क्या कहना है, बड़ा परेशान करता है ना। और लेकिन भगवान अगर भेजे हैं मच्छर को भी तो कुछ ना कुछ फायदे के लिए भेजे होंगे, शायद होता होगा कुछ फायदा उससे भी, ठीक है ना। लेकिन आदमी को तो सबसे ज्यादा परेशान वही करता है, मच्छर। इसमें वैसे जीव जंतु आते हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। देखिए संकटग्रस्त जाति में वैसे पशु पक्षी को रखा जाता है जिसकी संख्या क्या हुई है, जिसकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे कि हो गया काला हिरन। अब काला हिरन आप लोग बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे, सलमान खान जो कि एक्टर है वो काला हिरन का शिकार कर लिया था, जिसके कारण उसको आए दिन जान से मारने की धमकी भी दिया जाता है, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाया जाता है, क्योंकि एक फिल्म का शूटिंग कर रहा था और उसी दौरान उसने काला हिरन का शिकार किया था। तो काला हिरन जो है ना, जिस तरीके से हम अपनी गाय को माता मानते हैं, उसी तरीके से बिश्नोई समाज जो है वो काला हिरन को भाई अपना माता मानता है, ठीक है ना। कि काला हिरन चाहे कुछ भी हो जाए, काला हिरन, यहां तक कि आप लोग ये अंदाजा लगाइए कि जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरीके से बिश्नोई समाज में माँ काले हिरन को भी अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं। सोच लीजिए, समझ में आ रहा होगा कि इसके मतलब इतना ही से समझ में आ रहा होगा कि बिश्नोई समाज में काला हिरन का क्या महत्व है, अपने बेटे के जैसा महत्व दिया जाता है काला हिरन का, ठीक है ना।
हाँ, अपने बेटे के जैसा महत्व दिया जाता है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, काला हिरन जो है वो धीरे 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 विलुप्त होने के कगार पे जा रहा है। मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, गैंडा हो गया, पूंछ वाला बंदर हो गया, ठीक है ना, संगाई जिसको क्या बोलते हैं, मणिपुरी हिरण बोलते हैं। तो ये सब जो है वो संकटग्रस्त जातियां हैं, मतलब धीरे 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 विलुप्त होने के कगार पे पहुंचते जा रहा है। तो इन सब जीवों को ना बचाना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है ना। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग सुने होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो धमकी दिया है सलमान खान को कि हम जान मार देंगे, नहीं तो माफी मांगे बिश्नोई समाज से, इसलिए क्योंकि उसने काला हिरन का शिकार किया था, ठीक है ना। चलिए अगला होता है बाबू सुवेध जातियां। अगला क्या होता है, सुवेध। कहने का मतलब इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया है जिसकी संख्या घट रही है। सुवेध जाति और संकटग्रस्त जाति लगभग एक ही है। सुवेध जाति में वैसे जीव जंतु को रखा जाता है जिसकी संख्या लगातार घट रही है। यह वैसी जातियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, जैसे नीला भेड़, एशियाई हाथी, गंगा के डॉल्फिन। तो ये सब ना धीरे 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 विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है ना। कई कारण से विलुप्त हो रहे हैं, आपको हम जैसा कि बताए, वन की कटाई से, प्रदूषण से, मानव कुछ शिकार कर ले रहा है इसके वजह से, कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से ये सब जातियां विलुप्त होने के कगार पे है। अच्छा, उसके अलावा अगला आता है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ मतलब होता है बड़ा मुश्किल, मतलब जिसका संख्या बहुत कम हो गया, एकदम ना के बराबर है, अब बड़ा दुर्लभ तरीके से दिखता है, एकाएक मतलब एक आध को दिखता है, उसको दुर्लभ जाति में रखा गया है, ठीक है ना। उसको ना दुर्लभ जाति में रखा जाता है, ठीक है। अब दुर्लभ जाति क्या है, इन जाति की संख्या बहुत कम है, मतलब कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो कि लगभग विलुप्त हो गए हैं, बहुत कम उनकी, अब एकाध मतलब बहुत कम उनका प्रजाति बचा हुआ है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। कहने का मतलब कि अगर इसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जिसके वजह से यह विलुप्त हो रहा है, अगर उस वजह को नहीं दूर किया गया तो फिर यह संकटग्रस्त जाति में आ जाएगा, मतलब इस पर भी संकट मंडराना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अस्थामिक जातियां। ये अस्थामिक जातियां क्या है, याद रखिएगा। अस्थामिक जातियां क्या है, तो अस्थामिक जातियां प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील। जैसे देखो बाबू, कुछ जीव जंतु, कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं ना जो कि स्थल पर तो रहते हैं लेकिन अलग तरीके से। कहने का मतलब यह हुआ कि भौगोलिक जो सीमा है जहां पे आमतौर पर मानव रहते हैं और फिर और भी जीव जंतु रहते हैं, वहां पर ये लोग नहीं रहते हैं, ये लोग एकदम अलग रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अंडमानी टील हो गया, अंडमानी टील नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोई द्वीप पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, मतलब अलग रहता है जहां पे लोग नहीं रहते हैं। निकोबारी कबूतर हो गया, जंगली सुअर हो गया, हालांकि जंगली सुअर तो हम लोग की तरफ भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। जंगली सुअर जो है वो बहुत हद तक बचा हुआ है, बड़ा खतरनाक होता है। जंगली सुअर हम लोगों की तरफ भी मिलता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि हम सुने हैं जंगली सुअर एक दो आदमी पर हमला भी कर दिया है भाई, मतलब उसका एक दांत होता है बड़ा खतरनाक, चीड़ फाड़ देता है एकदम, ठीक है ना। तो जंगली सुअर जो है वो बड़ा खतरनाक है। मिथुन, मिथुन भी हो गया इसी वर्ग में आता है। मिथुन जो हीरो है उसको नहीं समझ लीजिएगा, मिथुन जो बॉलीवुड का एक्टर है उसको नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ अस्थामिक जातियां हैं। और सबसे लास्ट में आता है लुप्त जातियां, ठीक है ना। लुप्त जातियां कहने का मतलब कि जो लुप्त हो गया, लुप्त जाति कहने का मतलब जो लुप्त हो गया, ठीक है ना। लुप्त जाति कहने का मतलब हुआ कि वह जातियां जो क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है। तो ये जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर उनमें अनुपस्थित पाई गई, यानी कि लुप्त जातियां कहने का मतलब कि वैसा जाति जब इनको खोजा गया तो ये विलुप्त पाया गया, ठीक है ना। लुप्त जाति कहने का मतलब कि जब देखा गया कि भाई इसका रहने की जगह पे कि है कि नहीं है, तो देखा गया कि ये विलुप्त हो गया है, ठीक है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। एशियाई चीता और गुलाबी सर वाली बत्तख एवं डोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण है। यानी कि एशियाई चीता हो गया, गुलाबी सर वाला एक बत्तख था वो हो गया, डोडो पंछी हो गया, ये सब ना विलुप्त हो गया है। तो पक्षियों को, पशु पक्षियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो विलुप्त हो गया है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, जिसपे संकट मंडरा रहा है, सब लोगों को अलग 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 कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को चाहिए कि इस तरीके से इन लोगों को विलुप्त होने से बचाएं। जैसे आजकल ना हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बटेर ये सब एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं पहले जगह जगह पे आप लोगों को ये दिखाई पड़ता था, तितिर, तितिर लोग पालते थे तितिर को, लेकिन अब बड़ा मुश्किल से तितिर दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, तितिर का लोग मांस खाने लग गए। कबूतर हो गया, कबूतर को पकड़ कर लोग मांस खाने लग गए। बटेर हो गया, बटेर को मांस खाने लग गए। भाई मानव क्या क्या नहीं खा लेगा, बस हमको ये देखना है, ठीक है ना। बहुत सब कुछ खा लेता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, बहुत सारी जातियां विलुप्त हो गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, आप समझिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक क्या है जरा इसको समझिएगा।
वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वृक्षों के संरक्षण के लिए हमारे पहले वाले जो लोग थे ना, वो कुछ पूजा पाठ से इसको जोड़ दिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर धर्म से जुड़ जाता है ना तो उसका रक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। और पहले वाले जो लोग थे वो इसको धर्म से जोड़ दिए। जैसे आप लोग एक बंदर देखते होंगे, आप लोगों को हम एक बंदर दिखाते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को हम एक बंदर दिखाते हैं, जरा इसको देखिएगा जरा ध्यान से। आप लोग इस बंदर को जानते होंगे बाबू, जरा देखना तो, जरा देखो तो आप लोग ना इस बंदर को जानते होंगे, ठीक है। हनुमान बंदर कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस बंदर को क्या बोलते हैं? हनुमान बंदर। ये बंदर जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हनुमान बंदर। जरा देखिए, हाँ, इसको जरा गौर से देखिए तो ये बंदर कौन सा है? हनुमान बंदर है, ठीक है ना। ये कौन सा बंदर है? हनुमान बंदर। अगर ये गांव में आ जाए तो लोग कहते हैं कि अरे देखो रे बजरंग बली आ गए, हनुमान जी आ गए, कहते हैं ना। अगर ये गांव में आ जाए तो कहते हैं कि हनुमान जी आ गए, ठीक है ना। तो ये हनुमान, इसको लोग मारता नहीं है, इस बंदर को ना लोग ये मतलब नहीं मारता है, क्योंकि इसका ये जुड़ाव है जो भक्ति से कर दिया गया, धर्म से कर दिया गया कि भाई ये हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को लोग नहीं मारते हैं, भगवान है, ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे पहले के जो ऋषि मुनि हुए, जो विद्वान हुए, वे धर्म से चीजों को जोड़ दिए, कुछ जीव जंतुओं को भी जोड़ दिए, कुछ पेड़ पौधों को भी जोड़ दिए, ताकि कम से कम अगर धर्म से जोड़ देंगे तो ये सुरक्षित रहेगा, धर्म से जोड़ देंगे ना तो सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए जैसे हनुमान की पूजा की जाती है, ये हनुमान को जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब वृक्ष की बात करते हैं। ये तो हो गया वन्य जीव, जो कि जंगल में रहने वाला जीव है। वृक्ष में भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको की पूजा किया जाता है, उनको काटा नहीं जाता है। कहा जाता है कि इसका मतलब इस वृक्ष का पूजा होता है तो इसको नहीं काटेंगे। तो भाई उस वृक्ष को धर्म के साथ जोड़ दिया गया, तब लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। कौन सा ऐसा वृक्ष है? पीपल। सबसे पहला तो नाम आपको पीपल याद आएगा। पीपल क्या है भाई कि उसको धर्म से जोड़ दिया गया है। नीम का पेड़, उसको धर्म से जोड़ दिया गया है। वर का पेड़ है, जिसको वरगद बोलते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले वर पूजा हुआ था तो सब लोग देखते होंगे कि उसमें जाकर धागा लपेटते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, समझो बाबू। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसको कि लोग बचाते हैं, ठीक है ना। और बचाते हैं इसलिए क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया है, समझ आ गया ना। तुलसी का पेड़, समी का पेड़, और भी बहुत तरह के पेड़ होते हैं। नीम बता दिए, बरगद बता दिए, पीपल बता दिए, समी बता दिए, तुलसी का पेड़ बता दिए, और बेल का पेड़। बेलपत्र चढ़ाया जाता है भगवान जी पर, तो बेल का पेड़ लोग जल्दी नहीं काटते हैं, तो बेल का पेड़ हो गया। और कुछ है? बनाना, हाँ, केला का हो तो केला का भी पूजा होता है, ठीक है ना। मैंगो, आम का पेड़ का पूजा होता है, हमको तो नहीं पता है। आम के पेड़ का पूजा होता है ये हमको तो नहीं पता है, हो सकता है होता होगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मतलब आप ये समझिए कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसको धर्म से जोड़ दिया गया, कि जिसका लोग ना हिंदू धर्म में पूजा करते हैं तो उसको लोग नहीं काटते हैं, तो कम से कम इसी बहाने वो पेड़ तो बच गया। कहते हैं कि पीपल शुद्ध ऑक्सीजन देता है, ये एकदम नीम का पेड़ जो हो गया प्योर ऑक्सीजन देता है, तुलसी का पेड़ हो गया प्योर ऑक्सीजन देता है एनी टाइम। तो इस वजह से इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया ताकि इसको लोग ना काटे। अच्छा, अब अगर बात करते हैं पशु का, तो बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जिसका कि क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। जैसे हम हाथी का बात करते हैं, हाथी को गणेश भगवान से जोड़ दिया जाता है कि भाई हाथी जो है वो गणेश भगवान का रूप है, ठीक है ना, क्योंकि गणेश भगवान को भी हाथी वाला ही मुंह लगा हुआ है, तो इसलिए हाथी का लोग पूजा करते हैं। कछुआ का लोग पूजा करते हैं, ठीक है ना। बंदर का तो हो ही गया, बंदर का लोग पूजा करते हैं। गाय का लोग पूजा करते हैं, और क्या चीज का? बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका लोग पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। हाँ, आंवला का भी पेड़ होता है जिसका लोग पूजा करते हैं। तो बहुत सारे जीव जंतु भी हैं जिसका लोग पूजा करते हैं। अभी हम आपको काला हिरन के बारे में बताया कि बिश्नोई समाज के लोग काला हिरन को बड़ा संरक्षित करते हैं, काला हिरन को बड़ा बचाते हैं, ठीक है ना। अगर आप जनजाति समूह में जाइएगा, जनजाति में जाइएगा तो वहां पर महुआ का पेड़ और कदम का पेड़, ये दो पेड़ ऐसे हैं जिसका पूजा किया जाता है, महुआ के पेड़ का और कदम के पेड़ का, ठीक है ना। जनजाति समाज में, हम लोगों के समाज में अगर कोई महुआ के पेड़ का पूजा करे उसको लोग पियांक घोषित कर देगा कि पियांक आदमी है, साला ये महुआ के पेड़ का पूजा करता है, महुआ के चक्कर में लगल है, हम समझ गए इसको, ठीक है ना। तो लोग ना महुआ के पेड़ का पूजा करते हैं, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में और कहीं कहीं पर बिहार में भी होता है, इमली के पेड़ का भी पूजा होता है। हो सकता है आम के पेड़ का भी होता होगा कहीं पर। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है बाबू, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में कौन कौन सा रीति रिवाज सहयोगी है, ठीक है ना। यही पूछ रहा है ना, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण। हाँ, चूहा का भी लोग, हालांकि चूहा को तो लोग मार देता है, लेकिन चूहा का भी लोग पूजा जरूर करता है, ठीक है। अशोक का पेड़, बिल्कुल सही है। चलिए अब आप लोग इधर ध्यान दीजिए।
तो वन और वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज हम आपको बताए कि वन और वन जीवों के संरक्षण में आदिकाल से ही हमारे देश में अनेक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। आज भी उनमें से कुछ हमारे देश में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। न केवल रीति रिवाज बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी इनके साथ रहा है। यानी कि रीति रिवाज के साथ तो जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव भी इनके साथ है। जिसमें सबसे पहला हिंदू धर्म में हनुमान की पूजा की जाती है, जो प्राणी जाति के महत्व को दर्शाता है। अब ये वही हनुमान जो आपको दिखाया ना, ये हनुमान की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। उसके बाद पीपल का हो गया और आम के पेड़ की पूजा की जाती है, तो आम का पेड़ और पीपल का पेड़ उससे बच जाता है। गांवों में जब कोई पर्व त्योहार आता है तो सबसे पहले पशुओं की पूजा की जाती है, ठीक है ना। ऐसे भी हिंदू धर्म में कहा जाता है कि खाना का पहला निवाला जो है वो गौ माता को ही देना चाहिए, तो खाना का पहला निवाला जो है वो गौ माता को ही दिया जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के बिश्नोई समाज काले हिरण के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए अभी आपको बताया ना कि राजस्थान का जो बिश्नोई समाज है, जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, वह काला हिरण के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। काला हिरण को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काला हिरण का बहुत जबरदस्त संयोग करते हैं, ये मतलब उसको संरक्षित करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थान जाति जो है वो महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो मुंडा जाति, ये सब, ये कहने का मतलब आदिवासी जाति में जो आदिवासी है ना, वो सब क्या करते हैं, तो महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। और उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। हाँ देखिए, आम से याद आया, आम का भी पूजा होता है। कहिए सर कैसे? जब पूजा पाठ होता है ना, तो जो जल छिड़कने के लिए होता है वो आम के पल्लों से ही होता है, आम के पत्ते से ही जल छिड़का जाता है। आप लोग के घर में अगर पूजा पाठ हो, जब सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो या फिर किसी का शादी ब्याह हो, तो आम के जो आम का जो पत्ती होता है उसी से जल छिड़का जाता है, होता है ना। आपके तरफ भी आम का ही उपयोग होता होगा। आम के मतलब ये लोटा रहता है, पीतल का लोटा, उसमें जल है। अगर पंडित जी बोले कि जल छिड़किए, तो भाई आम के पल्लों से ही ना जल छिड़का जाता है, ठीक है। बाकी फिर चंदन का पेड़ हो गया। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ है ना जो कि पूजा पाठ होता है, जिसकी वजह से वो बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, यहां तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बताओ बाबू जल्दी से कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एकदम, जल्दी से बताइए। एक बार जल्दी से बताइए तो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जल्दी से बताओ बाबू कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से बताइए कि यस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर। और आगे पढ़ाएं क्या रहने दें? अब आप लोग बताओ, और आगे पढ़ावें क्या रहने दें? क्योंकि अभी बहुत पार्ट बचा हुआ है। अगर आप इसको लेकर के चलेंगे ना, थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बहुत सारा बचा हुआ है, और अगर ऐसे करेंगे तो अगली क्लास में ये खत्म होगा, ठीक है ना। अगली क्लास के लिए ये रहने देते हैं। अगली क्लास में ना बड़ा आसानी से एक घंटा सवा घंटे के क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में ना एक सवा घंटे की क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। जो भी आप लोग को हम पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सिलेबस एकदम समय पे समाप्त होगा। बहुत अच्छे पोजीशन में हम लोग चल रहे हैं अभी, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है ना। रिवीजन करते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से इसको रिवीजन करिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। हर एक चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझा करके पढ़ा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इसको अच्छे तरीके से समझने का भी आप लोग पूरा प्रयास करिएगा। बाकी प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद,